हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है वापस से जीनोमिक के फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आपकी तैयारी का आगाज़ कराने के लिए, आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। सीक्वेंस इसलिए है आपके साथ क्योंकि हम चाहते हैं कि डीएसएसबी में आप हमको बेटर रिजल्ट दें, हमें बेटर रिजल्ट दें, पेरेंट्स को बेटर रिजल्ट दें, सबको बेटर रिजल्ट दें। उसी तैयारी को आगे बढ़ावा देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसी कोशिश को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और चीज़ अच्छी हो। ठीक है बच्चे, चलो उन्हीं कोशिश के लिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जीके, करंट अफेयर्स के बारे में, जीके के बारे में बात करेंगे। आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि जीके जो पूछेगा डीएसएसबी का वो करंट अफेयर पूछेगा कि आजकल क्या चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें 2013 का क्वेश्चन बता देता हूँ, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जीके का क्वेश्चन था डीएसएसबी का। बांग्लादेश की जो बैंक है उसका सीईओ कौन है, जीके का क्वेश्चन था। तो आप इस बात को भूल जाइए कि वो तुमसे ये पूछेगा कि आज क्या चल रहा है। हो सकता है आज का पूछ ले, हो सकता है तुम्हें सदियों पुराना पूछ ले, महाभारत के टाइम का पूछ ले, संविधान के क्वेश्चन उठा के पूछ ले, क्या तुमसे भूगोल के क्वेश्चन पूछ ले। जनरल अवेयरनेस के अंदर वो ये कंफर्म मान के चलिए कि आप उस इस बेस पर बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जो आजकल चल रहा है उसमें से क्वेश्चन आएगा। आजकल चलने वाले क्वेश्चन पूछते हैं 9 सेट के अंदर। डीएसएसबी के 20 क्वेश्चन का कोई भी सिलेबस नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं हर उस एस्पेक्ट को छू सकूं जिसमें से क्वेश्चन बनाएगा। एक क्लास मैंने पहले ली थी आपसे डीएसएसबी के लिए, जीके की पार्ट फर्स्ट लिया था, उसका सेकंड है, ओवरऑल जीके का नॉन नर्सिंग का फोर्थ पार्ट है ये। ठीक है बच्चे, तो सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। मैं सबके नाम लेने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी, जिनके नाम ले पाऊंगा। नरेंद्र है, अपना राजस्थान है, ममता रेगर है, नरेश न्यामा है, विजय है, कपिल है, उन्नति तोमर है, महादेव शंकर है, दिव्या है, गीत सोलंकी है, हेमंत है, स्वप्निल, एंजल एस, मेडिकोज, पूजा पाटीदार, अजय जाट, पूनम चिल्लर, पुरुषोत्तम पालीवाल, भावना, ज्योति, निराली, एंजल, शेर सिंह, दीपिका, गौरव, गीत, मुजम्मी खान, गॉड ब्लेस यू, प्रिंस, पिंटू, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा पर कोशिश करिए किया है मैंने, जितने मैं नाम ले पाया उतना सबको। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास के बारे में आपको पता है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जीके के क्वेश्चन कराएंगे। जीके के जो कुछ क्वेश्चन है वो इंग्लिश में दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चन हिंदी में, क्योंकि उनकी इंग्लिश मेरे से उनका इंग्लिश वर्जन मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया, तो मैंने हिंदी में से क्वेश्चन को ले लिया है। तो हो सकता है आपको पढ़ने में तकलीफ हो जिनको हिंदी नहीं आती, बट आई कैन डू माई बेस्ट, जितना मैं कम समय में कर पा रहा हूँ उतना मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, समझ में बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो सारे बच्चे। ठीक है बेटा, करो फटाफट। विच कंट्री वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी इवेंट द पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक के अंदर ये जो ओलंपिक हुआ है 2024 का, इसके अंदर किसने हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको अच्छे से पता है इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी हम आपकी नॉलेज को और बेटर करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको इसका आंसर पता हो सकता है कुछ और चीजें मुझे बतानी हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। फटाफट बेटा क्वेश्चनों पर कनेक्ट हो जाइए, समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, और यही मेरा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आज आपको करा पाऊं। और क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेगा। कंफर्म है, हॉकी इवेंट का जो ब्रॉन्ज मेडल आपको पता है इंडिया ने जीता था। किसने जीता बेटा? इंडिया ने। भारत देश ने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी के लिए। अब आपने कहा सर हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? इंडिया ने। बात है किसको हराया? आंसर है हराया तो स्पेन को है। स्पेन को हराया 2-1 के साथ, 2-1 के साथ स्पेन को हराया है इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए। और ये लगातार दूसरी बार है जिसमें लास्ट टाइम भी उसको इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था और अभी भी इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कोई पूछा जाए कि हॉकी का गोल्ड किसने जीता है, हॉकी का गोल्ड किसने जीता है, तो आंसर बेटा हॉकी का गोल्ड जीता है नीदरलैंड ने। किसने जीता है? नीदरलैंड ने। तो हॉकी का जो गोल्ड है वो जीता है नीदरलैंड ने, और जो सिल्वर है वो जीता है बच्चे जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने। समझ में आ रहा है बच्चे? तो जर्मनी ने जीता है कौन? सिल्वर, और गोल्ड जीता है नीदरलैंड ने। इनका इनका फैसला भी 2-1 से रहा था। तो पूछा जाए नीदरलैंड ने क्या जीता? गोल्ड। जर्मनी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है किसने? इंडिया ने। किसको हरा के जीता है? स्पेन को हरा के। क्या इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही है बच्चे? राधे राधे। फटाफट चीजों के साथ कनेक्ट हो जाइए जिससे कि हम चीजों को और आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। रिसेंटली नीरज चोपड़ा वॉन द मेडल इन द मेन जेवलिन थ्रो इवेंट द पेरिस एंड ओलंपिक 2024। ये कह रहा है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के अंदर कौन सा मेडल, कौन सा पदक इस बार जीता है। वो पदक कौन सा था बच्चे? तो आंसर बेटा वो पदक था सिल्वर। आपको अच्छे से पता है, हम उम्मीद कुछ और लगाए बैठे थे पर हो कुछ और गया, पर सिल्वर भी बहुत बड़ी बात है। लगातार 2 बार पदक जीतना, लास्ट टाइम इनको गोल्ड था टोक्यो के अंदर सन 2020 के अंदर, 2020 के अंदर, और पेरिस के अंदर 2024 के अंदर इनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है। आपने कहा तो फिर गोल्ड कौन ले गया? आपको अच्छे से पता है इस बार का गोल्ड अरशद नदीम को दिया गया है। इस बार का जो गोल्ड है वो किसको? अरशद नदीम, पाकिस्तान के जो है उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है। तो गोल्ड किसको दिया है? गोल्ड अरशद को गया है। अरशद ने क्या किया था, मतलब अरशद ने जो जो थ्रो किया था, सेकंड थ्रो था, पहला था फाउल था उनका, सेकंड थ्रो उनका 92.97 अप्रोक्सीमेट, दैट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। फर्स्ट गोल्ड मिला है इनको इंडिविजुअल पाकिस्तान को, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर। अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर किसने जीता था? सिल्वर जीता था इंडिया के नीरज चोपड़ा जी ने। समझ में आ रहा है? नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो था 89.45 मीटर, और इसका जो ब्रॉन्ज है वो किसने जीता था? इसका ब्रॉन्ज जीता था एंडरसन पीटर ने। तो इसका जो ब्रॉन्ज है वो जीता था पीटर ने। पीटर की जो थ्रो थी वो थी 88.54 मीटर। तो पीटर ने जीता है ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा जी ने जीता है सिल्वर, और अरशद जी को मिला है गोल्ड। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, पर प्रॉब्लम क्या है, लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा थी नीरज चोपड़ा जी से, तो नीरज चोपड़ा से उम्मीद थी, पर आप सिल्वर को तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना,
यूं तो लोग ब्रॉन्ज ले लेके जश्न मना रहे और नीरज चोपड़ा के सिल्वर पर भी लोग दुख मना रहे। उम्मीद जिससे होती है ना, उम्मीद बड़े लोगों से ज़्यादा होती है, और उम्मीद बड़े लोगों से ज़्यादा होती है तो उनकी हर छोटी चीज़ को बड़ी नाकामी दिखाया जाता है। यही दुनिया का दस्तूर है, यही आपके साथ भी होगा। जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा लोगों को। सिल्वर लेना बहुत बड़ी बात है। आपको देखा जाए तो सिल्वर इसमें इस इंडिया में, इनके अंदर, इस ओलंपिक के अंदर शायद सिल्वर फर्स्ट ही मिला है, जहां तक मुझे कैलकुलेशन है मेरे माइंड में, सिल्वर एक ही मिला है, वो भी नीरज को। इससे ज़्यादा सिल्वर किसी को मिला भी नहीं है, सबको शायद ब्रॉन्ज ही मिला है जिनको मिला है। पर फिर भी लोगों को दुख है कि सिल्वर मिला, क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा थी, नाम बड़ा था नीरज चोपड़ा। पीटर कौन सी कंट्री का था? ग्रेनेडा। वैसे इतना तो मुझसे पूछ रहा है, इतना मैं कोई टीचर नहीं हूँ जीके का, पर फिर भी मुझे इतना तो याद है क्योंकि ये मैच मैंने देखा था। तो ग्रेनेडा का है पीटर, इसका नाम है एंडरसन पीटर, और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर ने जीता है ये ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है बच्चे, पर कोई ना, जितना तुम मुझसे उम्मीद करते हो नर्सिंग में, उतनी उम्मीद तुम मुझसे जीके में कर रहे हो, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे जानकर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। In which department recently released a set of commemorative postage stamp to celebrate the Paris Olympic 2024? स्टैम्प जारी किया है, वो पूछ रहा है कि स्टैम्प किसने जारी किया है, स्टैम्प किसने जारी किया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो तुम बताओ स्टैम्प जारी कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही तो इन्वेस्ट को पोस्ट स्टैम्प को जारी करेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज द कॉमेरोटिव स्टैम्प ऑफ पेरिस ओलंपिक। स्टैम्प है वो ऑनर देने के लिए किया है, ऑनर इंस्टीट्यूट ऑन मेजर एनिवर्सरीज पर्सनलिटीज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, उनके लिए जारी किया है। तो पूछा जाए आपसे किस कौन सी मिनिस्ट्री ने जारी किया है, कौन से डिपार्टमेंट ने जारी किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी किए हैं स्टैम्प्स को। किसके ऑनर में? ये जो ओलंपिक के जो अचीवमेंट हुए हैं उनके ऑनर में ये जो स्टैम्प जारी किया है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी किया है। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन सिंगल टेनिस टाइटन ऑफ 2024 पेरिस? टेनिस का गोल्ड सिंगल, ये जो सिंगल गोल्ड टेनिस, जो सिंगल टेनिस टूर्नामेंट वो होता है, स्मेल होता है, जो सिंगल टेनिस का जो स्ट्रीम था उसके अंदर गोल्ड मेडल किसको मिला है? उसके अंदर गोल्ड मेडल किसको दिया गया, ये बताइए फटाफट बेटा, जल्दी। विनेश फोगट को दिया है। याद रखिएगा, सिंगल जो टेनिस का जो गोल्ड मेडल है वो दिया है नोवाक जोकोविक को, तो इनको दिया गया है गोल्ड मेडल। इन्होंने किसको हराया था? कार्लोस एल्कराज को हराया था, इन्हें हरा के इसने गोल्ड जीता है। समझ में आ रहा है बच्चे? इससे पहले इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, इससे पहले इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2008 के जो बीजिंग चाइना के अंदर जो ओलंपिक हुए थे, उस बीजिंग के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2008 में, और आज इन्होंने गोल्ड जीता है और कार्लोस एल्कराज को हरा के। काफी लंबा समय लगा इनको सिल्वर से गोल्ड तक पहुंचने में, सॉरी ब्रॉन्ज से गोल्ड तक पहुंचने में। याद रहेगा बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन। The next question is which two countries have been banned from the participating in the Paris Olympic 2024? कौन सी दो कंट्रीज को बैन कर दिया है, कौन सी दो कंट्रीज को बैन किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए? आपसे पूछा जाए तो आंसर है बेटा रसिया एंड बेलारूस। रसिया एंड बेलारूस को बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो रसिया है, ये जो रसिया है इसने इन्वेज किया था, रसिया ने, इसे लिख देता हूं, ये जो रसिया है, इस रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। याद है ना आपको भी जो बात चली थी कुछ दिन पहले? तो रसिया इन्वेजन रसिया ने इन्वेजन किया है किसका? ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन का, यानी उसमें अटैक किया था। कब किया था? 2022 2020 में जो किया था, वो ओलंपिक के जो रूल है उनको वायोलेट किया गया था, इसलिए इसको बैंड कर दिया है। रसिया और बेलारूस को यूक्रेन पे अटैक करने में जो उन्होंने 2022 में किया था, इन दोनों कंट्रीज को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं मिली। समझ आ रहा है बच्चे, नहीं आ रहा? क्लियर है? आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। स्वप्निल कौसाले रिसेंटली वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट इन द पेरिस ओलंपिक 2024? स्वप्निल को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, वो ये पूछ रहा है
स्वप्निल को कौन से स्पोर्ट के लिए ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, ये बताइए बेटा। स्वप्निल वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द विच गेम, आंसर इज शूटिंग। शूटिंग के अंदर दिया गया है इनको। और कौन सी शूटिंग के अंदर दिया गया है? मेंस की जो शूटिंग होती है, जो मेंस की शूटिंग है, आंसर है कितने, 50 मीटर राइफल की, 50 मीटर राइफल में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया है। ये तीसरी पोजीशन पे आए थे तो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। शूटिंग में इस बार सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, शूटिंग में तीसरा मेडल था, ये थर्ड मेडल था इन शूटिंग। राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग में नहीं, राइफल शूटिंग के अंदर थर्ड मेडल था ये। समझ में आ रहा है? अब तक के ओलंपिक के अंदर, इस ओलंपिक में नहीं, अब तक के ओलंपिक में राइफल, पिस्टल की बात नहीं कर रहा मैं, मनु भाकर की बात नहीं कर रहा पिस्टल की, मैं बात कर राइफल के अंदर। राइफल के अंदर तीसरा मेडल अब तक के ओलंपिक में। इससे पहले लिया था अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड जीता था। अभिनव ने इसके अंदर 2008 के अंदर गोल्ड जीता था। और दूसरा मेडल जीता था 2012 में, दूसरा मेडल 2012 में जीता था। किसने? गगन नारंग ने जीता था, गगन ने, और गगन ने जीता था ब्रॉन्ज। और इस राइफल में तीसरा जोड़ा गया है कौन? स्वप्निल। राइफल की बात चल रही है बच्चे। तो सर इस बार का राइफल का गोल्ड किसको दिया है? इस बार का राइफल का गोल्ड गया है चाइना को। गोल्ड किसको गया है? चाइना को। और सिल्वर किसको गया है? सिल्वर गया है यूक्रेन को। सिल्वर गया है यूक्रेन को। तो बेटा बच के रहिएगा इस बार रसिया वाले, समझ में आया बेटा? एकदम निशाना पक्का है इस आदमी का। तो सिल्वर दिया है यूक्रेन को, गोल्ड दिया है चाइना को, और ब्रॉन्ज दिया है इंडिया को। स्वप्निल कोसाले ने तीसरा मेडल है किसके अंदर? राइफल के अंदर। 2008 में जीता था अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड, और 2012 में जीता था गगन नारंग ने ब्रॉन्ज, और तीसरा जीता है स्वप्निल ने। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ रहा होगा, इतना तो समझ ही लेते हो तुम लोग, इंटेलिजेंट हो। सर जी ने तो ताले कोई बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, शर्ट में अच्छा लग रहा है, बढ़िया भैया, क्लियर है। आगे चलो। देवेंद्र झाझरिया, अबे कुछ भी देवेंद्र झाझरिया, किस में जीता है वो? शूटिंग में जीता है क्या देवेंद्र झाझरिया? ऐसे मत कर भाई। नर्सिंग में गोल्ड आपको। Who has been chosen the India Chief Day Mission for 2024 ओलंपिक? इंडिया के लिए किसको चीफ डे मिशन सेलेक्ट किया गया है 2024 के ओलंपिक के लिए? 2024 के ओलंपिक के लिए किसको चीफ डे मिशन बनाया गया है? बताइए। आंसर है गगन नारंग। गगन नारंग को बनाया गया है चीफ डे मिशन। आपने कहा मतलब ये जो है 4 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनसे पहले मैरी कॉम को बना रहे थे, मैरी कॉम ने को बनाया था 2024 का चीफ द मिशन। पर मैरी कॉम ने अपने हेल्थ इश्यूज का बात बोलकर खुद को स्टेप डाउन कर लिया कि उनकी हेल्थ सही नहीं है। उनकी हेल्थ सही नहीं है तो फिर मैरी कॉम की जगह किसको रिप्लेस किया गया? गगन नारंग जी को रिप्लेस किया गया। किसको किया गया? गगन नारंग जी को रिप्लेस किया गया। पहले ये जो ऑनर है किसको दिया जा रहा था? ये मैरी कॉम को दिया जा रहा था। समझ में आ रहा है बच्चे? अब बताओ चलो 2024 के ओपनिंग में, 2024 के ओपनिंग में ये जो फीमेल का फ्लैग बियरर है, समझ आ रहा है? फ्लैग बियरर कौन थी? 2024 ओलंपिक की फीमेल फ्लैग बियरर यानी कौन सी महिला भारत के झंडे को लेकर आगे चल रही थी? क्या नाम था? आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु फ्लैग फीमेल बैरियर थी 2024 के ओलंपिक की। 2024 का ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ था पूछा जाए तो बेटा जुलाई 26 से स्टार्ट हुआ है और ये 11 अगस्त तक चलेगा। समझ में आ रहा है? 2024 ये है टोटल ड्यूरेशन। और जगह तो आपको पता ही है, पेरिस। पेरिस इज द प्लेस वेयर वी यूज पेरिस इज द प्लेस वेयर दिस ओलंपिक इज हैपेंड और कंडक्टेड 2024। और ड्यूरेशन क्या है? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। याद रहेगा बच्चे? चलो, तो बेटा जी गगन नारंग जी को किसकी जगह मौका मिला है? मैरी कॉम की जगह मौका मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024? नेशनल इंटरनेशनल डे 2024 की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम फॉर दैट? दो 2024 की ओलंपिक डे कब होता है? ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड एज 23 जून। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है उनके। और ये कब से स्टार्ट किया गया? ये
क्या कह रहे बच्चे? ये जो डे है वो किसके द्वारा प्रपोज, ये प्रपोज कब किया गया कि 23 जून को ही मनाना चाहिए ओलंपिक डे। 1947 में इसको प्रपोज किया गया कि 23 जून को ओलंपिक डे घोषित कर दिया जाए। तो 1947 से प्रपोज किया था, तो पहला कब मनाया जाएगा? फर्स्ट मनाया गया था 1948 में। 1948 में फर्स्ट बार ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया। इस बार जो पेरिस में ओलंपिक हो रहा है, इस बार जो पेरिस में ओलंपिक हुआ है, उस पेरिस में जो ओलंपिक हुआ है वो कौन से नंबर का ओलंपिक है, ये बता दो, स्टार है तुम्हारे लिए। पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है वो कौन सा है? आंसर है दैट इज 33rd ओलंपिक। 33वां ओलंपिक कंडक्ट किया जा रहा है पेरिस के अंदर। हर 4 साल में होता है ना, तो 33वां ओलंपिक है जो कंडक्ट किया जा रहा है। समर ओलंपिक कहते हैं इसको, जो पेरिस में किया जा रहा है, और हो गया, कल खत्म ही हो जाएगा, किया जा रहा है। 33वां ओलंपिक है ये, 33वां। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चे? ओके, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। रिसेंटली हु बिकम द सोल इंडियन वेट लिफ्टर हु क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024। सोल इंडियन वेट लिफ्टर जो हैं वो कौन है जिन्होंने क्वालिफाई किया था इस बार भारत की तरफ से ओलंपिक के लिए? आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई किया था पेरिस ओलंपिक के लिए 2024 में। सोलो, अकेले हैं, बस सोल है अपने का, ठीक है। चौथे नंबर पे रही हैं, नहीं जीत पाई, बट कोई ना, प्रयास करना चाहिए। इन्होंने इन्होंने वेट लिफ्टिंग के वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल लिया था। समझ आ रहा है बच्चे? क्या नाम है? मीराबाई चानू। क्या देम बता दीजिए, देम तो बता दीजिए, काय का देम बता दो। राहिल वानो, देम मतलब क्या कहना चाह रही है बेटा? अरे बताया तो था रे, इसका आंसर नहीं बताया, सॉरी। लेट मूव एंड सेलिब्रेट, सॉरी, दिस इज द देम नहीं, थीम पूछ, अबे थीम है ये थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 2024 की ओलंपिक डे की थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। देम नहीं, थीम है, डरा दिया बे। पीछे का आंसर नहीं होता, पीछे का आंसर कौन बताता है? आगे के आंसर पूछा करो, पीछे से किसका आंसर आएगा? पीछे तो समझ में आना, पीछे पॉसिबल नहीं है ना बेटा आंसर आना, आगे से आंसर आएंगे, ठीक है। तो मीराबाई चानू जी हैं। हाँ थीम है, मैं थोड़ा देखता रह गया, कोई बात नहीं, समझ में आया मीराबाई चानू जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। रिसेंटली हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग बैरियर फॉर इंडियन कॉन्टिनेंटल एट द पेरिस ओलंपिक 2024। तो ये बताइए किसको अपॉइंट किया गया है फ्लैग बैरियर इंडियन कॉन्टिनेंटल के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए? आंसर है शरत कमल। शरत कमल जी को इंडियन कॉन्टिनेंटल का फ्लैग बैरियर बनाया। आपने कहा शरत कमल कौन है, कौन से गेम से संबंधित है? शरत कमल जी का संबंध एक गेम के साथ है, जिस गेम का नाम टेबल पे टेनिस है, इसे कहते हैं टेबल टेनिस। समझ में आ रहा है? तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। आपने कहा इन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, कहा नहीं किया। 2 टाइम गोल्ड मेडल है, यानी 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट है ये कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 2 बार इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, किसके अंदर? टेबल टेनिस के अंदर। समझा बच्चे? तो फीमेल में हो गई पीवी संधू और पुरुष में हो गया शरत कमल। गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता बेटा, गोल्ड मेडल होता है। तुम जो अंग्रेजी की तो जो मावेन कर रहे हो ना, उस पर रहम खाओ अंग्रेजी पे। सुसाइड कर लेगी अंग्रेजी तुम्हारी, ऐसी पढ़ती रही ना तो एम 7। गोल्ड मेडल्स नहीं कहते, गोल्ड मेडल कहते हैं। ओह, राजू को बड़ी फिक्र है कीर्ति की, है राजू? राजू, क्या रे राजू, तू तेरा पढ़ ले। कतई बिल्कुल भैया बन गया है कीर्ति का, जैसे बड़े भाई की तरह ख्याल रख रहा है ना कीर्ति का। क्या नींद खुल गई? खाना वाना खा लिया? नहीं, भाई का प्रेम तो होता ही है, रक्षाबंधन भी आ ही रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि बड़े भाई को छोटी बहन की फिक्र होनी भी चाहिए। जिस हिसाब से तुम लोग प्रयास कर रहे हो, 19 तारीख को जश्न होना चाहिए। चले, चलो, बहुत बढ़िया।
ऐसे तुम सब भाई बहनों का प्यार बना रहे हमेशा। चलो चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द टॉर्च बैरियर ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक? Who has the selected torch barrier for the 2024 Paris Olympic? आंसर इज अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा फॉर्मर शूटर है, राइफल के बताया था 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल मिला है भाई, बहुत बड़े नाम है। फर्स्ट इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट है, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया, पता है आपको? फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया इज अभिनव बिंद्रा। टॉर्च बैरियर है 2024 के पैरिस ओलंपिक के। टॉर्च रिले कब स्टार्ट हुई थी? टॉर्च रिले स्टार्ट हुई थी 8 मई 2024 को फ्रांस के अंदर। समझना, टॉर्च रिले 8 मई को स्टार्ट हुई थी। टॉर्च की जो रिले है, टॉर्च रिले, ये 8 मई 2024 को स्टार्ट हुई थी। और कहाँ हुई थी? आंसर है फ्रांस के अंदर। इंडिया की तरफ से कौन गए थे? अभिनव बिंद्रा। कौन गए थे? अभिनव बिंद्रा। ठीक है बेटा, चलो। कौन सा मैराथन चल रहा है? कौन सा मैराथन है अब? सभी मैराथन ले रहे, कोई तो रुक जाओ। विवेक बिंद्रा नहीं है, अभिनव बिंद्रा। हाँ सही कह रहा, विवेक बिंद्रा तो कुछ और ही काम कर रहा है भाई। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन हिंदी में आएंगे क्योंकि ओलंपिक के क्वेश्चन खत्म थे। अब आ जाओ जल्दी आ फटाफट। मैराथन में सिंगल आदमी दौड़ता है, झुंड बना के नहीं दौड़ते। मेरे तो सर में दर्द कर दिया। नजर लगा दी तुम लोगों ने? आज भाई नजर उतारूंगा जाके घर पे। एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो कि महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? बेटा याद रखना सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वेरी गुड, बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया और बच्चे भाई साहब एक नंबर काम कर रहे हैं। आंसर है औरंगाबाद। औरंगाबाद के अंदर, मेरे बात बहुत ध्यान सुनना, एलोरा की जो गुफाएं हैं बड़ी फेमस हैं। यूनेस्को ने इनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की जो गुफाएं हैं विश्व के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुप्त गुफा परिसरों में से एक है। ऐसी कितनी गुफाएं? लगभग 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 34 गुफाएं लोगों के लिए खोली गई हैं, बाकी सब बंद है। इन्हें कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? 1983 के अंदर, 1983 के अंदर इन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। 100 गुफाओं में से कितनी गुफाएं खोली गई हैं? सिर्फ 34 गुफाएं खोली गई हैं, बाकी की जो 66 हैं वो तो अभी तक बंद हैं, उन्हें खोला नहीं गया। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के कौन से जिले में है? तो आंसर मिल गया आपको, औरंगाबाद। आपने कहा ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं। देखो जीके के अगर आपने पैटर्न में कह रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 100%। तो तुम ये मत भरोसे बैठना कि करंट 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 नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी टोटल। कई लोगों को गलतफहमी हो रही है कि करंट करंट नहीं आएगा। कौन सा हिंदू मंदिर विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान रखता है? कौन सा ऐसा हिंदू मंदिर है जिसको विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? संभाजी नगर कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो औरंगाबाद ऑप्शन में था तो औरंगाबाद करते, संभाजी नगर होता संभाजी कर देता, क्या फर्क पड़ता है भैया? बताओ फटाफट। कौन सा हिंदू मंदिर विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान रखता है? फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, आंसर इज अक्षरधाम मंदिर, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर भगवान स्वामी नारायण का मंदिर, आपको पता है ना कौन से भगवान का होता है? स्वामी नारायण भगवान जी का।
नारायण भगवान जी का मंदिर होता है। कौन? अक्षरधाम मंदिर। इसमें प्राचीन कला की, संस्कृति और शिल्प कला की सुंदर तक और झलक प्रस्तुत होती है। इस मंदिर का उद्घाटन, इस मंदिर का इनोग्रेशन, उद्घाटन, चल जा भाई, उद्घाटन कब किया गया? 6 नवंबर 2005 को इसका उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। और अब इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के तौर पर। क्या नाम है? अक्षरधाम। याद रहेगा अक्षरधाम मंदिर के बारे में? चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय आनंद भवन, आनंद भवन नाम है उसका, कहां पर स्थित है? भारत में एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय है, म्यूजियम कहते हैं जिसको, तो आनंद भवन, जिनका नाम आनंद भवन है, वो कहां स्थित है? बताओ बताओ फटाफट। आनंद भवन, आनंद भवन है प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज। पहले जिसको इलाहाबाद कहते थे, अब आंसर अपने आप क्या चला गया? उत्तर प्रदेश। तो आनंद भवन के बारे में खास बात याद रखिएगा, इसका निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू जी ने करवाया था। किसने करवाया था? मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। बाद में नेहरू परिवार, ये पहले तो नेहरू परिवार का निवास स्थल था, बाद में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज भवन में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसका नाम पड़ता है स्वराज भवन। क्या है इसका? स्वराज भवन कहते हैं। कांग्रेस ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? स्वराज भवन कर दिया। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू जी ने 1930 में करवाया था अपने परिवार के रहने के लिए। कहां पर? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। और इलाहाबाद कहां पे है? यूपी के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा? उल्टा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश। सर जी थोड़ी नॉलेज बहुत ही बढ़िया है जी, बाय गुरु धनु सदा हेल्दी पे चंगा रखे। अजी मौज, अजी मौज कर दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, उंडवल्ली गुफाएं, उंडवल्ली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उंडवल्ली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उंडवल्ली गुफाएं कहां पर स्थित है? आंसर याद रखिएगा, ये गुंटूर में है। कहां पे है? गुंटूर। और गुंटूर सिटी में, गुंटूर शहर कहां पड़ता है? तो गुंटूर शहर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आपसे पूछा जाए उंडवल्ली गुफाएं कहां हैं, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। कहां है? आंध्र प्रदेश। गुंटूर शहर के, गुंटूर शहर है आंध्र प्रदेश में, वहां पे ये गुफाएं हैं। चलिए बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन, गोलकोंडा, गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में है? गोलकोंडा, रीट की वैकेंसी कब आएगी सर? वो भी लगा देंगे इस बार, आपने सब तो पढ़ा ही लिया। तो फॉर्म भर दियो रीट का, पर तूने बीएड की नहीं ना, रीट का फॉर्म कैसे भरेगा बे? गोलकोंडा, गोलकोंडा किस राज्य में स्थित है? बताओ फटाफट। गोलकोंडा का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर है तेलंगाना। कहां पर है? तेलंगाना। ये गोलकोंडा सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, उस समय हीरों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। हीरो जो डायमंड है उनके लिए बहुत फेमस था गोलकोंडा। तो गोलकोंडा का किला कौन से राज्य में पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, हैदराबाद में। हाँ तो तेलंगाना में तो मैं कह रहा हूँ। क्लियर? चलो आगे चलें। नॉन नर्सिंग की गारंटी मेरी अब, नॉन नर्सिंग की मेरी गारंटी है, पैटर्न नहीं बदलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हाथ कंगन को फारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। 12 तारीख को पहला डीएसएसबी है, पहले 12 तारीख के एग्जाम में पता चल जाएगा कि भाई ने क्या पढ़ाया और एग्जाम में क्या आया। ज़्यादा दूर नहीं जाना, 2 दिन और रुक जा, सोमवार को उद्घाटन है टेस्ट सीरीज का।
ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन, स्मारक और राज्य में सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? स्मारक लगे हैं और राज्य बताएं, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से राज्य का स्मारक सही तरीके से सम्मिलित किया गया है। आपने कहा बताओ सर, मैंने कहा बहाई मंदिर। बहाई मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये न्यू दिल्ली में है। तो ये न्यू दिल्ली में, तो पहला तो गलत हो गया, सही पूछा है ना, तो पहला तो हो गया गलत। मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला राजस्थान में है, ये सच है। जिंजी किला कर्नाटक में है, जिंजी किला कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। विक्टोरिया मेमोरियल पंजाब में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता। तो ये भी गलत हो गया। तो मेहरानगढ़ किला राजस्थान में है, ये सच है, बाकी सारे गलत हैं। और गलत के आगे मैंने सही आंसर भी बताया है कि कहाँ कहाँ है। हल्के में मतलब तुम इन चीजों को। तो जाडो मेरा सिलेक्शन होएगा ना, तो तड़ो मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ आगे मिलना चाहेंगे, ਤੁਸੀਂ बहुत कुछ ਦਿੱਤਾ सर जी। गॉड ब्लेस यू, हो जाएगा बच्चा, पढ़ते रहो सब लोग। इतने टिपिकल मतलब पंजाबी मना आती ना भाया। चलें, ओके। दिल्ली में स्थित किसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है? दिल्ली में स्थित किसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है? वो देखिए, जल्दी बताइए फटाफट। बताओ फटाफट। राजघाट किसकी समाधि को, ये कौन है विनेश फोगाट? आदिल मोहम्मद, बेटा पढ़ाई कर, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू डेफिनेटली। किसी के लिए इतना नेगेटिव नहीं बोला कर बेटा, ये सब गलत चीजें हैं, ठीक है। राजघाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो राजघाट समाधि को कहते हैं किसकी को? आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की समाधि को कहते हैं। सर जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शांतिवन। क्या कहते हैं? शांतिवन। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल कहते हैं। और कुछ बता दो, और सुनो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट कहते हैं। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? अभय घाट के नाम से जानते हैं, अभय घाट। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी जो हैं, चौधरी चरण सिंह जी के जो समाधि स्थल है उसे किसान घाट के नाम से जानते हैं, किसान घाट। और भीमराव अंबेडकर जी, बी आर अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर साहब के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के जो भूमि, जो समाधि स्थल है उसको चैत्य भूमि के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्य भूमि। तो ये कुछ नाम बताए मैंने आपको, याद रख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इन चारों के तो याद रखना ही जो ऑप्शन में थे। क्लियर बच्चों? क्लियर है? अबे घाट, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, है तो ये तो पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए के अंदर है, पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो न्यूयॉर्क शहर में, जो कि यूएसए के अंदर है, लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। बात है कि कौन से कंट्री ने अमेरिका को गिफ्ट दिया था? बताओ, कौन से देश ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका को गिफ्ट दिया है? बताओ फटाफट। पूजा ने कहा ए है, एसएसपी ने कहा डी है, मैथ्यू का फ्रांस है। आंसर इज फ्रांस। फ्रांस है। फ्रांस ने 1886 को
कॉपर से बनी हुई, तांबे से बनी हुई एक मूर्ति को, जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, अमेरिका को गिफ्ट दिया था। ये अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का निशान है, मित्रता का प्रतीक है ये। और इसे कब दिया था? 1886 में दिया था। फ्रांस ने किसको दिया था? अमेरिका को। रवि वर्मा सर, आपकी तरह बनने के लिए सालों पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, जल्दी बन जाओगे, मेहनत करो बस। हर इंसान से बेटर इंसान कोई ना कोई बन ही जाता है, और गुरु से अच्छा चेला बने तो बड़ी खुशी की बात है कि चेला गुरु से आगे जाना चाहिए। हर गुरु की इच्छा होती है कि चेला आगे जाए, तो जाना चाहिए आप लोगों को मेरे से आगे। मैं तो खुद चाहता हूँ आप मुझसे बेटर करें, पर मैं चाहता हूँ मेरा चेला ही मुझसे बेटर करे, और कोई नहीं करे। और कोई तो नहीं कर सकता, ये मेरी चैलेंज है। हाँ, मेरा चेला जरूर मुझसे कुछ बेटर कर सकता है। अनिल कह रहा है आई एम फ्रॉम फ्रांस। तो फ्रांस से नहीं है तो फ्रांस से है बे। एम्स, तेरे फांस लग गई है पीछे, उसको निकाल ले। तो उसको फ्रांस समझ रहा है, फ्रांस है वो, फांस। बांस है ना, बांस, बांस की फांस हो जाती है, तो वो लग गई है तेरे कहीं। अरुण रामदेव पांडे, गॉड ब्लेस यू। चले, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ये काम जल्दी कर दो फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना। समय बिल्कुल नहीं गंवाना है किसी कीमत पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? डिंग एक्सप्रेस, किस धावक को, किस एथलेटिक को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? याद रखना बेटा, याद रखना, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, डीएसएसबी में एक जीके का क्वेश्चन सही नहीं हो रहा। और याद रखना, 20 में से कम 18 गलत होंगे, और जो गुमशुदा बैठा है ना लास्ट बन के, उसके तो पूरे 19 गलत होंगे। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर जीके एंड यू सिक्योर द मार्क्स आउट ऑफ 20 इन द 18 एंड 19, देन यू लिसन प्रॉपर्ली क्लास, एप्रिशिएट क्लास एंड द लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब द चैनल। नहीं तो बेटा याद रखना, 19 गलत होने में 19 सही होने में जमीन आसमान का फर्क है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, 19 गलत सही। हिमा दास जी को कहा जाता है डिंग एक्सप्रेस, उनके गांव का नाम है डिंग। उनके खुद के गांव का नाम डिंग है, इसलिए उनको डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। ये भारतीय तेज धाविका है, असम में है। डिंग शहर गांव कहाँ पर है? ये असम के अंदर है। असम है ना, असम, वहां के पे है। और याद रखना, हिमा दास को 2018 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2018 में। असम के डिंग नाम के छोटे से गांव से आती हिमा दास, बहुत तेज धाविका है। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? कि घर की छत पर वाटर रिजर्वायर को बनाना है, वाटर रिजर्वायर को बनाना कंपलसरी कर दिया है। जल्दी बोलो फटाफट। भारत का ऐसा कौन सा गांव है जिसने अपनी छतों पर वाटर रिजर्वायर और वाटर कंजर्वेशन के लिए ढांचा बनाना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी कर दिया है? आंसर आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसके सभी घरों में जो छत हैं वहां पर वर्षा के जल को कंजर्व करने के लिए अनिवार्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना जरूरी है। बाद में इस जल को, जो तालाब हैं, जो जलाशय हैं, वहां पर संग्रहित कर दिया जाता है। पर घर के पानी को, जो बारिश का पानी है, जो घरों में गिर रहा है, जो किसी काम में नहीं आता, उनको कंजर्व करके जलाशय में डालना कंपलसरी कर दिया है। समझ में आ रहा है? ये तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य है। समझ आ गया बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है, समय चक्र भी कहते हैं, जिसमें कुल कितनी तीलियां होती हैं? ये तो तुम्हें पता ही होगा।
समय चक्र में कौन है बच्चे? आंसर है 24। कितनी तीलियां हैं? 24। 24 तीलियों का मतलब क्या पता है? 24 तीलियों का मतलब है 24 घंटे परिश्रम। वो देश ही सबसे आगे जाता है जिसमें हर घंटे परिश्रम करने की ललक लोगों में होती है। ये जो चक्र है ये ब्लू कलर का होता है, ये चक्र जो है वो ब्लू कलर का होता है, और इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होता है। तो ऐसा कहते हैं कि व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लू कलर का चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, और ये 24 तीलियां लगातार 24 घंटे कठिन परिश्रम को प्रेरित करती हैं। बात है कि सर इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया? इसका जो डिजाइनर है वो कौन है? इसका जो डिजाइनर है वो कौन है? पिंगली वेंकैया। याद रखना पिंगली, ये बेटा आपको एग्जाम पूछेगा। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और इस नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया? इस नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को इस नेशनल फ्लैग को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना गया। इस फ्लैग को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग का दर्जा दिया गया। इस फ्लैग का जो डिजाइनर है वो पिंगली वेंकैया है। इसमें 24 तिलियां पाई जाती हैं चक्र में, और चक्र ब्लू कलर का होता है, काला नहीं होता है, ब्लू कलर का होता है, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होता है। तो इसमें जितने क्वेश्चंस बनते थे नेशनल फ्लैग में वो मैंने सारे आपको करवा दिए। परम सौभाग्य। सर आप कौन से एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो? पता नहीं यार। क्लियर बच्चे? चले अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? 2000 के नोट पर किसकी तस्वीर है गांधी जी के अलावा? ये कहना चाह रहा है। नहीं मैं उदास नहीं हूं भाई गुनावत, मैं बढ़िया। 2000 के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? आंसर है मंगलयान। एक तरफ तो गांधी जी परमानेंट है, वो जगह नहीं छोड़ते, दूसरी तरफ देखो क्या डिजाइन है। बताओ 2000 के नोट पे किसकी है? मंगलयान। चल बता 500 के नोट पे किसकी है? जल्दी फटाफट। और देख के कोई नहीं बताएगा 500 का नोट। 500 के नोट को देख के बताया तो बेटा श्राप लगेगा, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इतना बता 500 के नोट पे किसकी है? जल्दी बता 500 के नोट पे किसकी है? जल्दी बता फटाफट। और जिन्हें देख के बताया ना 500 का नोट जेब से बाहर निकाल के, तो बताऊंगा तो बेटा ढंग से, पाप लगेगा घनोर। बोलो जल्दी। देख के बताया किसी ने? लाल किला। लाल किला है 500 के नोट पर। चलो 200 के नोट पे पता कौन है? 200 के नोट पे कौन है? सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है वो है 200 के नोट पे। नए वाले पूछ रहा हूं। 100 के नोट पे कौन है? 100 के नोट पे रानी की वाव। कहां पे? ये गुजरात। 100 के नोट पे गुजरात है। 50 रुपए के नोट पे कौन है? हम्पी मंदिर सॉरी, कौन सा है? हम्पी मंदिर। कहाँ है हम्पी मंदिर? कर्नाटका। कहाँ है? कर्नाटका। कर्नाटक, ठीक है। 20 रुपए के नोट पे कौन है? नए वाले पे, पुराना छोड़ो। एलोरा की गुफाएं। 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं। और 10 रुपए के नोट पे कौन है? कोणार्क का मंदिर। कोणार्क का मंदिर। एलोरा की गुफाएं तो महाराष्ट्र में है, अभी तो बता के गया हूं मैं। कोणार्क का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। तो कोणार्क का मंदिर है उड़ीसा, तो 10 के नोट पे कोणार्क का मंदिर। ठीक है चले। पैसे अलाउ होंगे एग्जाम में? एग्जाम में पैसे अलाउ नहीं है।
अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? पूछो वैलेंटाइन डे वालों से, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? आंसर है कमल। कमल का पर्यायवाची है पंकज। तो राष्ट्रीय फूल है हम। अरे वो वाले फूल नहीं है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है पंकज? कौन गुलाब कौन कह रहा है बे? गुलाब तेरी वाली का राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल नहीं है। फायर है मैं। पंकज समझ के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पंकज समझ के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, फ्लावर नहीं है। नाम से तुम्हें फ्लावर लगता होगा मैं। राष्ट्रीय मास्टर। इसकी वाली का तो सूरजमुखी है। सही कह रहा है, जिधर सूरज उधर ही मुड़ जाती। जिधर सूरज देखा उधर ही मुड़ गई, उसे कहते हैं सूरजमुखी। और सुनो चलो, राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? नेशनल ट्री बरगद, फाइकस बेंगेलेसिस। नेशनल बर्ड पिकॉक मयूर। राष्ट्रीय कैलेंडर सक्संवत। राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट आम मैंजीफेरा इंडिका। आम बोले तो मैंजीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय विरासत पशु, इसका आंसर बताओ, मैं मान जाऊं तुम्हें। इसका आंसर बता दो तुम। तुम्हारा जितना दिमाग है ना, इसका तो राष्ट्रीय विरासत पशु बताओ। विरासत पशु कौन है? राष्ट्रीय विरासत पशु बता दो, मैं मान जाऊं तुम्हारी नॉलेज है। बता फटाफट। अजय कुमार, गॉड ब्लेस बेटा। बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? बताओ 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 बताओ। गेंडा। गेंडा नहीं है, आंसर है हाथी। एलिफास इंडिका इसे कहते हैं, एलिफास इंडिका। इसका इसका साइंटिफिक नेम होता है एलिफास इंडिका, हाथी। इसे कहते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विरासत पशु। नीलगाय। प्रणाम संजय सुमन, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट कंटेंट, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम एंड एफर्ट, गॉड ब्लेस यू बच्चे फॉर माय एफर्ट जस्ट फॉर बीइंग विद यू in every exam. When you see the question, if the one question is comes from the class, then definitely you will memorize my class and you think that the teacher giving the nice content and give the best effort for your success. कोशिश यही की है मैंने कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं, ठीक है बच्चे। और पैटर्न को फॉलो करवा रहा हूं, मुझे फर्क से पता नहीं पड़ता कि आपको क्वेश्चन सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैटर्न यही रहेगा, 100% है, मैं गारंटी दे रहा हूं। जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट अफेयर नहीं होता। अगर आप करंट अफेयर को जनरल अवेयरनेस मान रहे हो तो गलत कर रहे हो। जनरल अवेयरनेस अलग चीज़ होती है, करंट अफेयर अलग चीज़ होती है। तो जनरल अवेयरनेस आपके सिलेबस में दे रखी है, करंट अफेयर नहीं दे रखा। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, पुराने मुगल आजम के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि ये पूछ ले कि हुमायूं के बाद अकबर आया था तो अकबर ने कहाँ राज्य किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, ठीक है। शेर ही कहते, चीता ही कहते। पहले से नहीं खाता मैं। एंजल, सर एक बात बताओ, आप रोबोट हो क्या या कंप्यूटर की क्लिप फीड हो रही है आप में? हमको तो इतना कुछ याद नहीं रहता। आप नर्सिंग के तो देवता थे ही, नॉन नर्सिंग में भी आप ही आप चाह रहे हो। गॉड ब्लेस। चलें, ओके। देव द ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देव द ट्रॉफी किस खेल से संबंधित, बताओ जरा। ले तू खा ले, ले खा ले। अकेले अकेले खा रहे हो, हद नहीं है तुम लोग। चैन से तुम खुद अकेले चाय पीते हो, मैं कभी कुछ कहता हूँ तुम लोगों को? बताओ जरा, देव द ट्रॉफी किसमें?
चले देखो, देव द ट्रॉफी किस में आती है? जो खिलाड़ी है वो तो जानते हैं भैया, ये क्रिकेट का बात है। आंसर इज बी। सर टेबल टेनिस का कोई कप होता है? इस्वा इस्वा एथलिंग कप होता है। इस्वा एथलिंग कप होता है टेबल टेनिस का। सर टेनिस का होता है डेविस कप। फुटबॉल का होता है डूरंट कप। डूरंट कप सबके बता दी मैंने यार, देखो मैं कुछ छोड़ा नहीं भाई ने। भाई एकदम तुम्हारा काम कर रहा बढ़िया वाला। सर डेली डेयरी मिल्क कौन देता है आपको? अच्छा कौन देता है? मैं गरीब हूँ, कौन देगा? पैसे नहीं है मेरे पास। भाई हद करती तूने, कौन देगा मुझे गुड्डू पंडित? भाई खरीदता है। कौन देता है? तुमने क्या तुम्हारी बात समझ रखा है मुझे? तुम दोगे तो ही खाऊंगा। चले पढ़ो अब चलो। राजू की मेहनत। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ फटाफट। एन भी क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे, इंग्लिश में नहीं है बेटा, पढ़ ले कोई बात नहीं तो ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ फटाफट आंसर। आंसर है न्यू दिल्ली। क्या आंसर है? न्यू दिल्ली। याद रखेगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन। भारतीय ओलंपियन मनु भाकर किस खेल से प्रतिपादक हैं? मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित हैं? अभी ये तो पूछने की बात है, दो दो ब्रॉन्ज लेके आई है भाई बंदी। दम तो है यार। 10 मीटर राइफल में, 10 मीटर पिस्टल के अंदर, सॉरी 10 मीटर पिस्टल के अंदर, एयर पिस्टल के अंदर शूटिंग में दो दो मेडल लेके आने वाली महिला है। और इन्होंने ISS विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर में चौथे रैंक पे थी, तब जाके इन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए, और यहाँ जाके तीसरे नंबर पे आ गई। कितना बड़ी बात है कि चौथे नंबर से क्वालिफाई करके तीसरे नंबर पे आ गई, और वो भी 2 बार ब्रॉन्ज मेडल मिला है। समझ में आ रहा है? तो बेटा याद क्या रहेगा? आंसर है एयर गन शूटिंग। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। खेल खेल आजकल ये जो खेल वाला काम है ना, इस डीएसएसबी में खेल खेल पे ध्यान ज्यादा देना, क्योंकि डीएसएसबी का पेपर जब सेट हो रहा था तब ओलंपिक स्टार्ट नहीं हुआ था। मेरी बात सुनो, डीएसबी के बहुत सारे पेपर बने थे, तो उन पेपरों में हर हर पेपर में क्वेश्चन अलग है। तो कई पेपर पहले बन गए थे, कई पेपर बाद में बने हैं। तो ऐसा कंफर्म मत मानिएगा कि ओलंपिक होने के बाद के क्वेश्चन आएंगे, ओलंपिक होने से पहले वाले भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार के डीएसबी में खेल खेल कुछ ज्यादा होगा, ऐसा मेरा परसेप्शन है। ये मत सोचना कि इसे कैसे पता पड़ा, मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही, मजा आ रहा है तो। अवनी लेखरा कौन से खेल संबंधित है? आंसर है शूटिंग से संबंधित है। पैरा ओलंपिक, अवनी लेखरा को टोक्यो पैरा ओलंपिक के 2000 में गोल्ड मेडल मिला है शूटिंग के अंदर। पैरा ओलंपिक, ओलंपिक के अलावा एक जो जो दिव्यांग होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है। और पैरा ओलंपिक टोक्यो में 2020 में स्वर्ण मेडल मिला था, स्वर्ण पदक मिला था इस भारतीय महिला को। ये निशानेबाजी में है, तो निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा जी। कुछ तो गड़बड़ है। खेला होगा खेला।
ठीक है बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन संबंध किस खेल से है? भाई इस आदमी का मैं खुद फैन हूं, इसका तो मैं फैन हूं यार, आई एम ट्रूली फैन ऑफ दैट स्पोर्ट्स पर्सन। मैं बताऊंगा ये किससे संबंधित है, बट मैग्नस कार्लसन जैसा कोई दूसरा, एक तो ये और एक फेल्प्स, फेल्प्स आए थे ना जो ओलंपिक में हाईएस्ट गोल्ड मेडल का जो है, एक तो वो और एक ये, इन दोनों के सामने भाई सब कोई कुछ भी नहीं है, मौज कर देते हैं दोनों अपने अपने फील्ड में। अपने का कौन है? मैग्नस कार्लसन कौन से खेल संबंधित है? आंसर है चेस। ये 31 साल के, यानी नॉर्वे के हैं, ये नॉर्वे देश है ना, वहां के हैं। 2013 से लेके अभी तक, 2013 से लेके अभी तक वर्ल्ड चैंपियन है ये चेस के अंदर। 2013 से लेके 2024 चल रहा है, अभी तक लगातार वर्ल्ड चैंपियन है। समझ में आ रहा है? चेस के अंदर इनके सामने मतलब ऑल सम हल्के ही लगते हो। मैग्नस कार्लसन है। माइकल फेल्प्स, बिल्कुल स्विमिंग। सबको इसी ने हराया है। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? चल चाल को खिला दो एक बार, पबजी ताड़ा गल वैसे। दो लाइन अर्ज की हैं, एक साथ फरमाइएगा, ठीक है बच्चे? मजे ही मजे। दो लाइन अर्ज की हैं, गौर फरमाइएगा। इरशाद, फटाफट इरशाद करिए सब लोग। बहुत बड़ी बात कहेंगे, समझने के ऊपर है, समझ लोगे तो बहुत दिल को छूने वाली बात है। जिन घरों में जहां मिट्टी के घड़े होते हैं, जिन घरों में जहां मिट्टी के घड़े होते हैं, कदमें छोटे हों मगर लोग बड़े रहते हैं। जिन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कदमें छोटे हों मगर लोग बड़े रहते हैं, जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए लोग पैरों में पड़े रहते हैं। ताज पहने हुए लोग पैरों में पड़े रहते हैं। जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी, जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी। मैं तलक नहीं बैठूं तब तक ये खड़े रहते हैं। जब तलक मैं नहीं बैठूं तब तक ये खड़े रहते हैं। मैंने फल देखकर इंसानों को पहचाना है, मैंने फल देखकर इंसानों को पहचाना है, जो बहुत मीठे होते हैं, अंदर से सड़े होते हैं। समझ आए बच्चे? चल लास्ट वाली लाइन पर्सनल थी। सही थी। चलो, गॉड ब्लेस यू। ये बड़ी अच्छी लगी मुझे ये वाली, तो मैंने कहा बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन। एंजलिस, भारतीय ओलंपिक साजन प्रकाश निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? साजन प्रकाश। डीएसएसबी में कितने अटेम्प्ट करने हैं? मैक्सिमम करना। देखो नर्सिंग के पोर्शन में तो, नर्सिंग के पोर्शन में मोर देन 90 अटेम्प्ट करने हैं। इतने ज्यादा मैं कह रहा हूं, नर्सिंग के पोर्शन में तो 90 अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेपर आएगा ऐसा। हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में कम से कम मिलाकर 36 अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम, मिनिमम
मैथ और रीजनिंग में कम से कम अटेंड करने हैं आपको 25 से 30 आउट ऑफ 40, 25 से 30। और बची जीके, जितने कम करो उतने अच्छे हैं, गलत कर दोगे। तुम जीके में मिनिमम अटेम्प्ट करना, सबसे कम। मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जीके में सबसे कम अटेम्प्ट करना। आए तो फिर तो कर ही देना, ना आए तो कृपया करके तुक्के मत मारना, ठीक है। आपने तो इतना डाला करके मरवाओगे, पास हो जाओगे, इतना तो करके आना। हिंदी कमजोर नहीं, हिंदी में आराम से हो जाएंगे, हिंदी इंग्लिश मिला के करना आराम से कम 36 तो अटेंड होंगे। हिंदी भी छोड़ेगा क्या तू, मनना है क्या तेरे को रे? अच्छा, साजन प्रकाश जो है वो किस खेल में संबंधित हैं? तो साजन प्रकाश हैं बच्चे किसमें? तैराकी, आंसर है तैराकी, ठीक है बच्चे। भारोत्तोलन का कोई एक एग्जांपल बता दो। विकास ठाकुर, विकास ठाकुर जो है वो भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग से। एथलेटिक का कोई बता दो। अंजू बेबी जॉर्ज, ऐसे बहुत सारे, मैं तो कुछ कुछ बता रहा हूँ। अंजू बेबी जॉर्ज। मैरी कॉम मुक्केबाजी में हो जाएगी, तो मैरी कॉम कहां चलेगी मैडम? मुक्केबाजी में। साजन प्रकाश किसमें आ गए? तैराकी में। डॉक्टर मुदित राज अम्बेडकर, लगता है सर भी इसी दौर से गुजरे हैं। मैंने अटेंड किए थे 200 आउट ऑफ 200। ऐसा नहीं, तुम चाहो तुम मेरी की निकलवा सकते हो, मैं कुछ फेंक नहीं रहा। आरटीआई लगाओ, निकाल लो मेरी की। 200 में से 200 अटेंड किए थे मैंने, मैं कहाँ छोड़ता। छोड़ने का काम है, गलत होता रहेगा जी, होता रहेगा, सही तो हम करेंगे ही ना। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरा छोड़ो, तुम अपने में ध्यान दो। मेरा तो जो हो लिया, जो होना था इस जन्म में। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? पर मैं आपको सलाह नहीं दे रहा 200 में 200 करने की, आप मत करना। मेरा अलग व्यवस्था थी, मेरा अलग माइंडसेट था। मैंने किसी एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। मुझे लगता है छोड़ना क्यों, जब सामने आंसर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? मनप्रीत सिंह पता है ना सरपंच साहब, जानते हो ना सरपंच साहब को? बिल्कुल, हॉकी कप्तान है हमारे, हमारे कैप्टन है भाई। सरपंच साहब कहते हैं इनको, मनप्रीत सिंह जी को। किससे संबंधित है इनका? हॉकी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने। खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? बताओ फटाफट। पोलो में 4 होते हैं, रग्बी में 11 होते हैं, क्या ये सही है? नहीं, आप लोग 200 मत करना, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। आपको जो टोटल टाइम करने हैं 160 और 170 के आसपास करने हैं। इन 200 200 मत करो, दिक्कत होगी बच्चा। मेरे पास नौकरी ऑलरेडी थी, आई हैव ऑलरेडी जॉब एंड आई अपीयर इन डीएसएसबी। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि ये नहीं होगा तो कुछ और कर लूंगा। जॉब तो है मेरे पास, तुम्हारे पास जॉब नहीं है बेटा, तुम इतना रिस्क मत लो, समझा करो। मेरे पास जॉब ऑलरेडी थे, मैं जॉब ही करता था। ठीक है बच्चे, तो बताओ फटाफट। ये कह रहा है सर पोलो में 4 होते हैं, तो पोलो में 4 होते हैं, सच है। रग्बी में 11 होते हैं, रग्बी में 11 नहीं होते, रग्बी में होते हैं 15। तो ये वाला कथन गलत है, तो केवल एक ही सही है, आंसर बी। रग्बी में 11 नहीं होते, 15 होते हैं। तो सर कुछ खिलाड़ियों के नाम बता दो, कौन कौन से गेम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? ए रग्बी में 7 होते हैं, 15 होते हैं ना शायद। कंफर्म कर लेना, मुझे पता है, मुझे लगता है 15 होते हैं, पर 11 तो नहीं होते। रग्बी कौन सा गेम है? अरे बॉल को लेके भागते ना छाती लगा कैसे, लंबे लंबे। ठीक है बच्चे, चलो कोई ना। सर बेसबॉल में कितने होते हैं? कोई बात नहीं, लिख लो। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। वॉलीबॉल में कितने होते हैं सर? वॉलीबॉल में होते हैं 6। बास्केटबॉल में कितने होते हैं सर? अब बास्केटबॉल में होते हैं 5।
हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें होते हैं 11। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में होते हैं 11। कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में होते हैं खिलाड़ी टोटल 7। खो खो में कितने होते हैं? खो खो में खिलाड़ी होते हैं 9। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। वाटर पोलो में कितने होते हैं? वाटर पोलो के अंदर होते हैं शायद 11, नहीं 7। वाटर पोलो में होते हैं 7। बेसबॉल में 9 है, वॉलीबॉल में 6 है, बास्केटबॉल में 5 है, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 है, कबड्डी में 7, खो खो में 9 और वाटर पोलो में 7 होते हैं। फुटबॉल में तू 12 कर देना एम्स फॉर, मैं तो 11 ही करता फुटबॉल में, ठीक है बेटा। ओनली इंडियन आर्मी। सर अभी कहाँ पे जॉब करते हो? क्या करना है, मैं कहाँ जॉब करता हूँ? तो मैं यूट्यूब से पढ़ाता हूँ ना। ठीक है बच्चे, चलो। डेविस कप बताया था मैंने भी आपको। डेविस कप अभी लिखा। डेविस कप कौन से खेल से जुड़ा है? डेविस कप कौन से खेल से जुड़ा है, बताइए फटाफट। डेविस कप आंसर है बच्चे, डेविस कप जुड़ा है टेनिस से। टेनिस के कौन कौन से कप होते हैं? तो एक तो होता है टेनिस का डेविस कप, मैं शॉर्ट में दूं डेविस कप। एक होता है हॉफमैन कप। हॉफमैन कप भी किसका होता है? खेल पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, आप भी ध्यान दीजिएगा। डेविस कप होता है, हॉफमैन कप होता है, फेडरेशन कप होता है। कौन सा होता है? फेडरेशन कप होता है। ये तीनों कप किसके होते हैं? टेनिस के। क्रिकेट के कौन कौन से कप होते हैं? एक तो होता है शारजहां कप। पेन तो चले पहले, कल ही तो सही करा है, फिर ऐसे हो गया। शारजहां कप, रणजी कप, देवधर ट्रॉफी, ये किसमें होते हैं? क्रिकेट में। समझ में आ रहा है बच्चे? किसमें होते हैं ये? क्रिकेट में। क्लियर? सर हॉकी में बताओ, हॉकी में कौन कौन से होते हैं? हॉकी में होते हैं अजलान कप। अजलान कप होता है। ध्यानचंद को ट्रॉफी होती है। ध्यानचंद तो होगी ऑब्वियसली बात है, किससे? हॉकी से। तो ध्यानचंद्र जी की जो ट्रॉफी होती है वो भी हॉकी की होती है। सर फुटबॉल के बता देते। फुटबॉल का फीफा कप। फीफा कप होता है फुटबॉल का। एशिया कप होता है फुटबॉल का। क्रिकेट में भी होता है एशिया कप, मना नहीं है। और एक होता है मरडेका कप। मरडेका, मरडेका कप। ये सारे कप जो हैं वो किसके होते हैं? फुटबॉल के। तो पूछ ले हॉफमैन कप किसका है, फेडरेशन किसका है, रणजी किसकी है, शारजा किसका है, देवधर किसका है, अजलान कप किसका है, ध्यानचंद किसका है। ये सब आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कभी भी कुछ भी करा सकता है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन प्रसिद्ध रूप से भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किन को माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है, वो बताइए। बताओ फटाफट, जल्दी तो फटाफट आंसर बेटा, सारे लोग, कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में खाली नहीं बैठेगा। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जी को परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। एक भारतीय भौतिकी विज्ञान थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करी थी और 1966 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। इन्हीं को माना जाता है जनक। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में होमी जहांगीर भाभा जी को सम्मान दिया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम का वास्तुकार था? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के वास्तुकार कौन थे? जिन्हें कहते हैं IGMDP। ये इस प्रकार की जो मिसाइल होती हैं IGMDP, इनके कौन है वास्तुकार? आंसर है वन एंड ओनली, ऑल द वन मैन आर्मी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अवर आइडल, अवर मेंटर, अवर एवरीथिंग, our mentor, our ideal, our everything, and one thing is common between me and my ideal, and that we are sharing the same birth date. Same birth date for me and my ideal, Dr. APJ Abdul Kalam. The both have that birth date 15 October. हम दोनों का एक ही है, एक ही दिन पैदा हुए। बाकी उनके पैर के नाखून के बराबर भी हम लोग नहीं हैं, जितने वो सज्जन थे और जितने वो बड़े इंसान थे। मतलब उनके पैर के नाखून का छोटा सा टुकड़ा है ना, वो भी हम लोगों से बड़ा होता है। इतने ज़्यादा अचीवमेंट है व्यक्ति के अपनी लाइफ में, इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ देश के लिए किया है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, बट एक काम जरूर हमने कॉमन किया कि हम दोनों के डेट ऑफ बर्थ कॉमन है। क्लियर है? चलो।
तुम्हें जन्म नहीं है बे। चले अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना की सेवा में निर्मित भारतीय निर्मित परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? अब सबके 15 अक्टूबर था जो है ना। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 रहेगी शायद, 1/4। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नौसेना की सेवा में भारत निर्मित, भारत की खुद की बनाई गई परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आंसर है अरिहंत। अरिहंत इज द होम मेड, इंडियन मेड और स्वदेशी कहते हैं वो पनडुब्बी है परमाणु के लिए। इसका निर्माण विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में हुआ है, विशाखापत्तनम के। इसको 2009 में लॉन्च किया था और इसको 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसे भारतीय नौसेना में कब शामिल किया है? 2016 में। और ये बनी कब थी? 2009 में। परमाणु पनडुब्बी है और इसे अरिहंत के नाम से जानते हैं। इसको विशाखापत्तनम के सेंटर पे बनाया था। समझा बच्चे? याद रहेगा? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? नाविक, NAVIC, नाविक क्या है? नाविक क्या है? आंसर है GPS सिस्टम है नाविक। आपने कहा ये किस काम में आता है? देश की सुरक्षा में लगा है और देश की सीमा के 150 किलोमीटर आसपास, देश की सीमा के 150 किलोमीटर के आसपास सटीक स्थिति और जानकारी देने के लिए सक्षम है। ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया GPS सिस्टम होता है जो कि सीमा सुरक्षाओं को ध्यान में रखकर जो सीमाओं के आसपास 1500 किलोमीटर दूर के एरिया में सटीक जानकारी और सूचना उपलब्ध करवाता है। समझ में आ रहा है? नाविक क्या है? GPS प्रणाली होती है, हिंदी में से कहते हैं भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन है? गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा? आंसर है INS विशाखापत्तनम। INS विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। स्वदेश भारत में निर्मित हुआ है। इस मिसाइल, जो एक युद्धपोत होता है, युद्धपोत मतलब वर्ड जो युद्ध में काम आते हैं, जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, वो होता है। इसका पहली बार जल में उतारा गया था 2015 में। इसे जलावतरण किया था 2015 में। INS विशाखापत्तनम को रेडी कहां किया गया? ये उल्टा है, इसे मुंबई में बनाया गया था। देख रहे हो तुम? विशाखापत्तनम नाम है पर इसको विशाखापत्तनम में बनाया नहीं, इसको विशाखापत्तनम से उतारा गया था 2015 में। इसे बनाया कहां है? मुंबई में, पहले जो मुंबई थी। INS विशाखापत्तनम। समझ आ रहा है बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, निम्न में से कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है? ऐसी कौन सी गैस है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे ओजोन गैस में छिद्र बनने, ओजोन के अंदर छिद्र बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हुए हैं? ओजोन लेयर, ओजोन लेयर पृथ्वी से कितना ऊपर पाई जाती है? तो ओजोन की जो लेयर है पृथ्वी से 15 से 50 किलोमीटर ऊपर होती है। ये क्या करती है? जो जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेजेज हैं उनको सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी तक नहीं आने देती। अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, सो दे कैन नॉट हार्म टू द एनिमल ऑन द प्लांट, दोज लिविंग ऑन द अर्थ। पर कई जगह से ये परत बहुत पतली हो गई है और इस पतली होने के पीछे सबसे मुख्य वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना जा गया है मुख्य वजह, ओजोन छिद्र की जो ओजोन होल है उसकी मुख्य वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन माना जाता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। सी क्लियर है? चलो वेरी गुड। समझते आइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए? कच्छ का रण, जैसे तो कच्छ का रण गुजरात में किस जंगली जीव के लिए? किस जंगली जीव के लिए? चलो इसमें तुम्हें क्वेश्चन का मैं पोल करवा देता हूँ। थोड़ा बहुत पोल तो तुम्हारे हो ही जाए। तुम्हें कहेगा सर पोल तो आपने एक भी नहीं करवाया, आप सुबह से बैठे हो। ले तेरे लिए पोल की व्यवस्था करवाता हूँ, बेहतरीन प्रदर्शन है। आ जाओ, पोल करवा दिया, आंसर दो। वेरी गुड।
गॉड ब्लेस यू। cheerful tablet, the matter is content, not the subscriber बच्चे। quality is always is better than quantity and we are only 80,000 subscriber and we are doing so many bad thing। और आपको अच्छे से पता है क्लास यहाँ ले ही कौन रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ भी तो मोस्टली क्लास कौन ले रहा है आपको भी अच्छे से पता दिख रहा है। तो बस चीज़ें बस वही है कि आदमी चैनल की वैल्यू नहीं है, आदमी की वैल्यू है। कौन पढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पढ़ा रहा है ये मैटर नहीं करता, भाई पढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। तो बता दूं 56% बच्चे कह रहे हैं कि आंसर है इसका सी, 25% कह रहे हैं ए, 12% कह रहे हैं बी और 6% कह रहे हैं डी। सी काला हिरण, काहे का काला हिरण में जंगली गधा। कच्छ कारण के जंगली जानवर के लिए पसंद है, आंसर है जंगली गधा, जंगली गधे के लिए है। सिर्फ 12% बच्चे सही है। इसलिए मैंने पूल करवाया था ये, मैं देखूंगी एक बार कौन कौन से कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं। मिल गया आंसर। लग गई। हाँ मेरा राइट, अब कितने आराम हो मक्कारो तुम। मेरे राइट, अब सबके राइट है। तो ये कौन थे 12%, 88% गलत है वे। गधे भी गधे को नहीं पहचान पाए, ये बोलो। गधे भी गधे को नहीं पहचान पाए। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय है, निम्नीकरणीय है। अजैव अजैव निम्नकरणीय है। तो पहले अजैव क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय और अजैव दो होते हैं, जैवी और अजैव। और दोनों के बारे में बता देता हूं, फिर आप आंसर खुद चुन लीजिएगा। जैव कौन से होते हैं, ये वो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा घटित हो जाते हैं। ये वो होते हैं जिनको सूक्ष्म जीव आप डैमेज कर सकते हैं, जैसे पौधे जिनका डिकम्पोजिशन हो सकता है। जिनका डिकम्पोजिशन हो सकता है वो जैवीय होते हैं, जिनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता वो अजैवीय होते हैं। अब बताओ, जिनको जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उन्हें जैवीय कहते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, जिनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, उन्हें अजैवीय कहते हैं। अब तो बता दे यार, अब तो कहते चीता ही कहते हैं। हाँ समझ में आ रहा है, जिनका डिकम्पोजिशन हो सकता है उन्हें कहते हैं जैवीय। तो लकड़ी का हो सकता है, हो सकता है, घास का हो सकता है, हो सकता है, चमड़े का हो सकता है, हो सकता है, प्लास्टिक का नहीं हो सकता, रबड़ का नहीं हो सकता, रसायन पेंट का नहीं हो सकता। तो आंसर जाएगा प्लास्टिक। जिनका डिकम्पोजिशन हो सकता हो उसको जैवीय कहते हैं, जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता सकता उसको अजैवीय कहते हैं। तो जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, निम्न में से कौन सा है वो, कौन सा बता बेटा, आंसर है प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक, याद रहेगा। ओके। दिल्ली में, दिल्ली का क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना, डीएसएसबी है। दिल्ली में यमुना नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित है, यह पीने लायक नहीं है, न ही नहाने लायक। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के पानी में सीवेज प्रदूषण का पता लगाने का सूचक है, सीवेज। आंसर है सीओडी। क्या है सीओडी सर, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में घुलनशील ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों, चाहे वो घुलनशील हो चाहे अघुलनशील हो, के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। समझ में आ रहा है, तो याद रखना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में घुलनशील ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में उपस्थित कार्बनिक, चाहे वो घुलनशील हो चाहे अघुलनशील हो, उनके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। तो अगर पानी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हैं तो उनके ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, कार्बनिक पदार्थ कम है तो उनके ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए। तो सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये बताती है कि कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए। तो पूछा जाए सीवेज के प्रदूषण का पता लगाने के लिए कौन करते हैं, आंसर है सीओडी।
ठीक है बच्चे। ए क्यों नहीं, क्योंकि ए बायो वो अलग है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो अलग है बच्चे, ये अलग है, इसलिए क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता बे, सीओडी। जैसे वाले गॉड ब्लेस बच्चे। यूआरएल कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यूआरएल का विस्तृत रूप क्या होता है, कंप्यूटर भी आ सकता है आपके डीएसएलजी के पेपर में, बताओ फटाफट यूआरएल क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा, यूआरएल क्या होता है, व्हाट इज यूआरएल। पोल करवा दूं, लो, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, पर पोल भी आ गए आपके। चलो, पोल के हिसाब से आपका आंसर जा रहा है ए, जो कि गलत है, आंसर है सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ये एक स्ट्रिंग यानी ये हेल्प करता है वेब ब्राउजर, ईमेल या अन्य सॉफ्टवेयर को किसी नेटवर्क रिसोर्स में ढूंढने के लिए। यूआरएल किसी को ढूंढने के लिए काम आता है, वेब ब्राउजर में, ईमेल में, अन्य किसी सॉफ्टवेयर में किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने में काम आता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है एग्जाम में, पूछ सकता है एग्जाम में, समझ रहे हो तुम, हाँ ऐसे समझो धीरे धीरे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली कार्रवाई को रद्द करने के लिए कुंजी पटल का लघु यानी शॉर्ट की क्या होती है, पिछले कार्य को रद्द करने के लिए, तो फटाफट बहुत ईजी है, पिछले कार्य को रद्द करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी तो फटाफट, पिछली की को, पिछली की को कार्य को रद्द करने के लिए, बहुत बढ़िया आ गया, आंसर इज कंट्रोल जेड, आंसर इज बी, आंसर इज बी। सर कंट्रोल बी क्या करता है, कंट्रोल बी करता है पेस्ट, चिपकाने का, कंट्रोल सी क्या करता है कॉपी, और कंट्रोल ए क्या करता है सभी को ऑल सेलेक्टेड। समझ आ रहा है क्या, इतना कंप्यूटर तो भाई को भी आता है, तो भाई अपनी पीपीटी खुद बनाता है, तुम क्या समझ रहे हो, हल्के में ले रहे हो भाई को भी। अपने काम में खुद करता हूँ कंप्यूटर के, मैं किसी से नहीं करवाता, इतना तो भाई को भी आता है बेटा, हल्के मतलब तुम करते भाई को। यूएसबी का फुल फॉर्म बता दीजिए, यूएसबी। कॉल करवाता हूँ मैं इसका। तुम्हारा पोल का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे हिसाब से आंसर सी है। यूएसबी का विस्तृत रूप होता है यूनिवर्सल सीरियस बस। इसे इंटेल ने बनाया था 1990 में, कब बनाया था 1990 में, या कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक उपकरणों के बीच के संचार में इस्तेमाल की जाती है। इसका उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव आदि से इलेक्ट्रॉन उपकरणों में चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर में काम आता है। इसका नाम है यूनिवर्सल सीरियस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, इसका नाम डी है। और आपको पता है कि डी कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया था, तुम्हें तो दिख ही रहा है, पोल तुमने देखा ही था, 19% बच्चों ने आंसर सही दिया था बस। चौधरी करण सिंह नागा, भाई को प्रणाम केजीएमयू से।
यहाँ पहुँचाने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, जहाँ रहो खुश रहो मस्त रहो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पक्षी समतापी प्राणी होते हैं, स्तनपायी असमतापी प्राणी होते हैं। जो जो एवीज होते हैं, पक्षी होते हैं, वो समतापी होते हैं, ये बात सच है। पक्षी समतापी होते हैं जो आसपास के वातावरण के सापेक्ष निरंतर अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं, उनके शरीर के तापमान पर आसपास के एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ता। और स्तनधारी भी समतापी होते हैं, तो मनुष्य भी समतापी होता है, स्तनपायी भी समतापी होते हैं, असमतापी नहीं होते। तो बी कथन गलत है, केवल ए सही है। स्तनपायी और पक्षी दोनों ही समतापी होते हैं। सर असमतापी कौन होते हैं फिर वो तो बता दीजिए। असमतापी, असमतापी कौन होते हैं? रेप्टाइल्स, फिशेस, मछली, ये होते हैं असमतापी। क्लियर बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून वाला जानवर है? कौन सा गर्म खून वाला जानवर निम्न में से कौन सा है? गर्म खून वाला जानवर निम्न में से कौन सा है? तुमने कहा सर, तुम्हें कौन सा लगता है इनमें से कौन किसका खून गर्म है? आंसर है चमगादड़। चमगादड़ मैमल्स होते हैं, और मैमल्स क्या होते हैं? खून रक्त गर्म वाले होते हैं। मैमल्स जो होते हैं गर्म खून वाले होते हैं, और चमगादड़ पक्षियों में नहीं आता। चमगादड़ नॉट इज ए बर्ड, चमगादड़ इज ए मैमल। चमगादड़ अंडे नहीं देता, बच्चे देता है, और जो बच्चे देते हैं वो मैमल होते हैं। इतना ही पढ़ा था शायद मैंने 10th में 9th में, जो बच्चे पैदा करते हैं वो मैमल होते हैं। तो चमगादड़ अंडे नहीं देता, बच्चे देता है, तो इसे मैमल में काउंट करते हैं, पक्षियों में काउंट नहीं करते। उड़ता जरूर है पर ये उड़ने वाला आदमी है, ये मान ले तू, पक्षी नहीं है। चार विकल्पों में से कौन सा एक किण्वित भोजन नहीं है जिसका स्वाभाविक रूप से प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो फर्मेंटेशन से नहीं बना, जिसमें फर्मेंटेशन का यूज नहीं होता, ऐसा कौन सा फूड है जिसमें प्रोबायोटिक्स स्वाभाविक रूप से होते हैं? तो फर्मेंटेशन से कौन सा नहीं बना? सब प्रोबायोटिक क्या होते हैं? जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं। क्या दही में पाए जाते हैं? दही में तो पाए जाते हैं। केफिर में पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। अचार में पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। सेब के सिरके में प्रोबायोटिक्स नहीं होते। आंसर इज डी। सेब का सिरका प्रेस बायोटिक नहीं होता, प्रेस बायोटिक नहीं होता। समझ आ रहा है बच्चे? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट क्या होती है विद्युत विभवांतर की? विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? यूनिट पूछेगा आपसे, वो याद रखना। सामान्य साइंस, जनरल साइंस के अंदर वो क्वेश्चन पूछेगा, तो फिजिक्स के क्वेश्चन एक दो पूछेगा, केमिस्ट्री के पूछेगा। विद्युत विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होती है? आंसर है बोल्ट। क्या होता है? बोल्ट। एसआई यूनिट बोल्ट होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का नाम बताओ। वायु में नमी की मात्रा, वायु में नमी की मात्रा, वायु में नमी की मात्रा को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? आंसर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। वायुमंडल में जो नमी, जो आर्द्रता होती है, जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को नापने के लिए, उस मॉइस्चर को नापने के लिए किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का। सर हाइड्रोफोन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना यानी कि साउंड वेव की कैलकुलेशन की जाती है। साउंड वेव कैलकुलेशन की जाती है, कैलकुलेशन इन वाटर। पानी में साउंड वेव की कैलकुलेशन के लिए हाइड्रोफोन काम में आता है। सर टेलीस्कोप किस में आता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, दूर की वस्तु को, दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो उन्हें क्लियर विजन करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर का अंदर आप किसके अंदर करेंगे? विभिन्न वेवलेंथ को नापने के लिए, वेवलेंथ को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको सब बताया कि स्पेक्ट्रोमीटर वेवलेंथ को नापेगा, टेलीस्कोप दूर की चीजों को साफ दिखाएगा, हाइग्रोमीटर मॉइस्चर बताएगा, हाइड्रोफोन कैलकुलेशन ऑफ साउंड वेव विद इन द वाटर, इट इज द मेजरमेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है क्या रे? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा, ठीक है बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन,
अक्षय कुमार शर्मा, प्रणाम सर फ्रॉम केजीएम, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू बेटा, अच्छा मेहनत करो। वह दर रेट जिस पर बैंक विनिमय बिलों व अन्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने व बदलने के लिए तैयार रहती है उसे क्या कहा जाता है? ये ऐसा क्वेश्चन 2013 में आया था डीएसबी के अंदर। बताओ फटाफट। आंसर है बैंक रेट। बैंक रेट वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों व अन्य वाणिज्य स्वीटा, ये मेरी तरफ से 5 स्टार है, मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछेगा। सर रेपो रेट क्या होती है? वह दर जिस पर आरबीआई प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंक को अकाल्पनिक धन उधार देता है। ये वो दर होती है जिस पर आरबीआई जो बाकी की बैंक होती हैं उधार देता है, जिस रेट पर उधार देता है इसे कहते हैं रेपो रेट। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। सर रिवर्स रेपो दर क्या होती है फिर? जिस वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों से अल्प अवधि के लिए प्राप्त करता है, जिस पे आरबीआई लेता है, यहां पे आरबीआई देता है, जिस पे आरबीआई लेता है बैंकों से जिस दर पर, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इजी भाषा में, है तो बहुत भाषा है उल्टी सीधी। नकदी आरक्षित निधि अनुपात वह लिक्विड मनी यानी वह नकदी, वह मिनिमम नकदी जो हर बैंक को आरबीआई में रखनी पड़ती है कम से कम, उसे कहते हैं नकदी आरक्षित निधि अनुपात। आपको भी बैंक में 500 रुपये कम से कम अकाउंट में रखने पड़ते हैं ना, वैसे आरबीआई में हर बैंक को कितना कैश नकदी रखनी पड़ती है, इसे हम कहते हैं नकदी आरक्षित निधि अनुपात। सबके बारे में बताया है। ये क्वेश्चन आप जरूर स्टार बना लीजिएगा, मेरा इंट्यूशन है कि क्वेश्चन आपको जरूर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? कोविड-19 में जो महामारी आई थी उसमें जो लोगों के पास लोन थे, उन लोन के निस्तारण के लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी कौन सी थी? कौन सी कमेटी का गठन किया गया था उस कोविड-19 के लिए? आंसर है केबी कामत कमेटी। कौन सी है? केबी कामत कमेटी। सर नर्सिंग कमेटी, नर्सिंग की जो कमेटी है वो बैंकों की संरचना में सुधार, तो ये तो बैंक्स के इंप्रूवमेंट के लिए की गई थी, इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है, तो बैंक इंप्रूवमेंट के लिए समिति बनाई थी। सर जीवी कृष्ण समिति जो बनाई है वो किसके लिए बनाई है? ये विनेश आयोग के लिए, समझ आ रहा है? विनिवेश आयोग के लिए। इतना नहीं पूछेगा आपसे, आप इसके लिए परेशान मत हो, इसके आयोग के लिए बनाई गई है, 1993 में बनाई थी, पर इतना नहीं पूछने वाला। आप तो इतना केवी कामत ने कोविड-19 के दौरान जो लोन लिए थे लोगों ने, उसके निस्तारण के लिए जो कमेटी बनाई थी उसका नाम था केवी कामत कमेटी। क्या नाम था? क्या नाम था? केवी कामत कमेटी। क्लियर बच्चों? अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। निम्न में से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बताइए। आपने इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? द टैक्स विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ ए मीडिएटर। सरकार सीधा इस टैक्स को नहीं ले सकती, किसी मीडिएटर के थ्रू लेती है। आपने कहा जैसे आंसर है सेवा शुल्क। सेवा शुल्क, सर्विस टैक्स कहते हैं इसको क्या कहते हैं? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स सरकार सीधा नहीं लेती। अगर आप होटल में खाना खाने जाते हो तो होटल वाला लेता है, होटल वाला फिर सरकार को देता है, तो डायरेक्ट नहीं होता। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सारे सरकार सीधे लेती है, सेवा टैक्स सीधा नहीं लेती, बिक्री कर भी सीधा नहीं लेती। सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स ये दोनों सरकार सीधे नहीं लेती, इसे इनडायरेक्ट लेती है। तो ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर नहीं होते। बाकी तीनों जो हैं वो अप्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष कर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स। समझ आ रहा है क्या रे तुम लोगों को? ज़्यादा तो नहीं लग रहा कि हैवी हो गया? हैवी नहीं होना चाहिए। देखो अपने को सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ आई हैव टू गो विद द सिलेक्शन। किसी भी कंडीशन की वजह से मुझे पीछे नहीं हटना। आई हैव टू गो विद द सिलेक्शन, आई एम गिविंग माई बेस्ट। और मेरे पास बहुत अच्छा मौका है कि 15 से 16 सीट की वैकेंसी है, हल्के में मतलब।
पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च सबसे ऊंची, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। आंसर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है जिसकी हाइट एक 1500 मीटर है। कहाँ है सर महेंद्रगिरी? ओडिशा। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी कहाँ पे? अनाईमुड़ी वेस्ट की सबसे ऊंची, हाईएस्ट ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 2695 मीटर। ये पश्चिम की तरफ, पश्चिम घाट। समझ आ रहा है बच्चे? डोड़ा बेटा साउथ की सबसे ऊंची चोटी है, साउथ की, दक्षिणी भारत की। इसकी हाइट है 2633 मीटर, 2633। हाँ, देख लेना कंचनजंगा के बारे में आइडिया इतना है नहीं, वैसे शायद कंचनजंगा भी है पर कहाँ की इतना आइडिया नहीं मुझे। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? कौन सा दर्रा जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश में जो है भारत की लाहौल और अन्य स्पीति घाटियों से जोड़ता है? आंसर है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों के साथ कुल्लू घाटी के बीच की जोड़ता है। सर लिपू लेक दर्रा कहाँ पे? चीन, नेपाल, भारत सीमा। चीन, नेपाल और भारत की सीमा पे दर्रा है ये इस तीनों की सीमा पर पाया जाता है। इसका नाम है लिपू लेक दर्रा। बनिहाल दर्रा सर, बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। तामेश्वरी दर्रा केरल में है। और रोहतांग तो बता ही दिया कहाँ पर है, तो चीन लिख देता हूँ, चीची दिख रहा है, चीन कर देता हूँ इसको। ठीक है बच्चे, समझ में आया बेटा? इतना चलो अच्छी बात है, याद रहेंगे ना सारे। फोबोस और डिमोस क्या है? फोबोस और डिमोस दोनों क्या नाम है, बताओ मुझे। फोबोस और डोमोस मंगल ग्रह के दो चंद्रमा हैं जिनकी खोज 1877 में हुई थी, जिनमें फोबोस बड़ा है और डिमोस छोटा है। फोबोस का डायामीटर 22 किलोमीटर का है और डिमोस का डायामीटर 12 किलोमीटर का है। तो फोबोस बड़ा है और डिमोस छोटा है, दोनों चंद्रमा हैं। और दोनों कौन से ग्रह के चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के चंद्रमा होते हैं दोनों। कौन से ग्रह के? रिया मेरा, हाँ मुझे हैरी पॉटर जैसे क्यूट लग रहे हो। हैरी पॉटर, मेरे पास झाड़ू तो है नहीं है बच्चे। रिया, चश्मे लगा के हैरी पॉटर लग रहा हूँ क्या तेरे को मैं? फिर सही है बेटा। क्लियर? निम्नलिखित में से चयन करें। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र। शुक्र जो है वो सबसे गहरा, सबसे गर्म है। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा भी कहते हैं। निम्न में से कौन से ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? आंसर है शुक्र। या इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। तो भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। बुध बुध और शुक्र बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। नो उपग्रह, इन दोनों ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इन दोनों ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी ग्रह की बहन कहा जाता है, सिस्टर कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये सब याद रखना, काम आएगा तुम्हें। ये माँ बहन सारी काम आती है एग्जाम में। अरे बुध को वेनसडे नहीं कहते, कौन है ऋतु रे? समझ आ रहा है बच्चे? आंसर क्या जाएगा? शुक्र। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था? अभी बताया मैंने, अभी बता के गया हूं, याद है? अब तो इसे गलत मत करना, नहीं तो मुक्के मुक्के पड़ेंगे पीठ में। अगर ये गलत कर दिया तो ध्यान रखना, अभी बता के गया हूं इसको मैं।
याद है ना? बताओ फटाफट, संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया है? अभी बताया था मैंने। अब ये गलत करोगे तो बेटा जिंदगी में तुम्हारा सिलेक्शन ना होना। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को नेशनल फ्लैग के रूप में, यानी उस वेंकैया जी के जो फ्लैग दिया था उन्होंने, उसको नेशनल फ्लैग का दर्जा दिया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। अब भी डूब मरो तुम, कोई सी कर रहा है कोई बी कर रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हाथ में पानी लो, इसे कहते हैं चुल्लू भर, और नाक में भर लो और मर जाओ खींच के, अगर ये भी गलत कर रहे हो तो। है अभी अभी पढ़वाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का में शामिल नहीं होता? स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता? आंसर है सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता। हथियार लेके सभा नहीं कर सकते आपको, हम तो आजाद हैं, ये आजादी नहीं दी कि आप हथियार लेके सभा करो, फिर तो तुम झुंड बना के मार ही दोगे आदमी को। हथियारों के साथ सभा करना आपका स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आपको सभा करनी है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता आपको है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। निवास की स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। बट आपको हथियारों के साथ सभा करने की स्वतंत्रता नहीं है। भाषण देने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ की स्वतंत्रता है, पर आप हथियार लेकर, अस्त्र या शस्त्र लेकर कोई सभा ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इसकी आपको स्वतंत्रता नहीं दी गई। और ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 19 के अंदर कि आपको हथियार लेकर सभा नहीं करनी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य हैं? भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य हैं? आंसर है 6 तो आपके मूल अधिकार हैं और 11 आपके कर्तव्य हैं। बेटा जितने अधिकार हैं उससे ज्यादा आपके कर्तव्य हैं। पहले ये 10 थे जिनको बाद में 11 कर दिया, पहले ये 7 थे जिनको बाद में 6 कर दिया। समझ आ रहा है बच्चे? तो 7 को 6 किया है और 10 को 11 किया है। ऐसे तरह नहीं पूछेगा कौन सा संशोधन था, ये 44वां संशोधन था जिसमें 7 की जगह 6 कर दिए। और ये 86वां संशोधन था जिसमें 10 से 11 कर दिया। तो भारत के संविधान में कुल कितने अधिकार हैं? 6। कितने कर्तव्य हैं? 11। पहले कितने थे कर्तव्य? 10। पहले अधिकार कितने थे? 7। संशोधन करने के बाद व्यवस्था बैठ गई। सब काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे एग्जाम में। संपत्ति का अधिकार हटा दिया, बिल्कुल सही कहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित निम्न में से कौन सा है? आंसर है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है, इसे सीधा याद रखना, ठीक है बच्चे? अनुच्छेद 12। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को, एवरीवन इज सेम इन फ्रंट ऑफ लॉ, कानून सबके लिए है, ये कौन सा अनुच्छेद कहने वाली बात है? नहीं तो बीएमडब्ल्यू से लोग कुचल के उनका कुछ नहीं होता और साइकिल वाला टक्कर मार दे तो बेचारे पे जिंदगी भर केस चलता है। बकवास है, कुछ भी नहीं है। पर फिर भी अब है तो बोल देते हैं कौन सा अनुच्छेद है जिसके लिए लॉ फॉर ऑल, कानून सबके लिए समान है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? आंसर है 14वें अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत के हर व्यक्ति के लिए नियम और कानून बराबर होते हैं, विधि के समान सब समान होते हैं, विधि के समक्ष सब समान होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पैसे वाला हो चाहे बिना पैसे वाला, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए नियम बराबर है। ठीक है बच्चे, चलो।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्त का दर्जा दिया था? ये तो बड़ा हिस्टोरिकल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक। जम्मू एंड कश्मीर के भारतीय संघ के भीतर कौन सा विशेष दर्जा दिया गया था? कौन से अनुच्छेद के दौरान उन्हें विशेष दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370। इसको समाप्त कर दिया है। कब समाप्त किया है? 5 अगस्त 2019 को इसको रिवोक कर दिया गया। तो 386 अनुच्छेद क्या है? 386 है पहली अनुच्छेद। छोड़ो यार, इसमें इतना डिटेल में जाने का मतलब भी नहीं है, तुम इतना लॉ थोड़ी कर रहे हो। जम्मू कश्मीर वाला देख लो, 370 इसको हटाया है 5 अगस्त 2019 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन प्रतिबंध से संबंधित है कि आप 14 साल से कम के बच्चे को काम नहीं करवा सकते? ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? आंसर है अनुच्छेद 24। सत्रह क्या है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध करता है। 17 छुआछूत के लिए है और अनुच्छेद 24 बालकों के 14 साल से कम के अंदर कारखानों में काम न करने के लिए अनुच्छेद कौन सा दिया है? 24। ये सब पूछेगा आपसे बेटा, ये मेडिकल से संबंधित है, ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में आता है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में आता है बच्चे, समझ आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि कौन होती है? भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि कितनी होती है? आंसर है 5 वर्ष। कौन से अनुच्छेद ने यह नियम बनाया कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए? भैया मजा सा नहीं आ रहा है, एक डमी तो बैठाई दो। डमी क्यों कह रहे हो? डमी होता है राष्ट्रपति, चलाते तो सब इसको पीएम ही है, पार्टियां चलाती हैं। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि एक बना तो दो, बैठा रहेगा बेचारा, घर में बुजुर्ग होना भी जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि 52वां अनुच्छेद है जिन्होंने हमारे महामहिम, हमारे देश के प्रथम नागरिक का होना आवश्यक बताया, यानी राष्ट्रपति जी का होना कन्फर्म बताया। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी हमारी? प्रतिभा पाटिल। हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है प्रतिभा पाटिल। अभी प्रेजेंट में हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। पहले निर्विरोध, बिना विरोध के चुने गए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी, जिनको कोई विरोध नहीं हुआ। 6 साल नहीं है, 5 साल होता है राष्ट्रपति का। भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? तो इसी के साथ आज की क्लास हुई एंड। आई होप आपने आज की क्लास को खूब एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा और क्लास को सीख कर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो ये मैंने कोशिश की है कि जीके में जितना पोर्शन है उतना आपको कवर करवा सकूं। और जीके के क्वेश्चन आपको ज़्यादा कवर कराने का पर्पज़ इतना ही था कि एग्जाम में जब आप जीके को पढ़ो तो आपको कुछ नया न लगे, आपको ऐसा न लगे कि आपने कुछ नया नहीं, आपने कुछ पढ़ा नहीं है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आप हिंदी हो, इंग्लिश हो और जीके हो, अब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा, कोई पैटर्न ऐसा नहीं लगेगा कि आपको लगे कि यार ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन तो हमने नहीं किए थे। संविधान के क्वेश्चन भी आएंगे, भूगोल के क्वेश्चन भी आएंगे, खेल के क्वेश्चन भी आएंगे, राजनीति के क्वेश्चन भी आएंगे, सबके क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से क्वेश्चनों की पढ़ाई करना और बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को देना। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम की। जाते जाते 2 लाइन, जैसे मैं हमेशा कहता हूं मेरे बच्चों के लिए, तो 2 लाइन है आप लोगों के लिए, इरशाद फरमाइएगा, नौज फरमाइएगा। ठीक है बच्चे? सो जाते आते 2 लाइन आप सब प्यारे बच्चों के लिए, तो फटाफट इरशाद करिए जैसे कि हम आपको अपनी लाइन सुनाएं और आपसे विदा लें। आपके समय का बहुत अनमूल्य समय है आपके पास, समय खराब नहीं करना है। वेरी गुड, इरशाद फरमाइएगा, नौज फरमाइएगा। चलो। इतने बेताब, इतने बेकरार क्यों हैं लोग, जरूरत से ज्यादा होशियार क्यों हैं? इतने बेताब, इतने बेकरार क्यों हैं लोग, जरूरत से ज्यादा लोग जरूरत से ज्यादा होशियार क्यों हैं? मुंह पे तो सभी दोस्त हैं लेकिन, मुंह पे तो सभी दोस्त हैं लेकिन पीठ पीछे दुश्मन हजार क्यों हैं? पीठ पीछे दुश्मन हजार क्यों हैं? हर चेहरे पर एक मुखौटा है यारो, हर चेहरे पर एक मुखौटा है यारो, लोग जहर में डूबे किरदार क्यों हैं? लोग जहर में डूबे किरदार क्यों हैं? सब काट रहे हैं यहाँ एक दूजे को, सब काट रहे हैं यहाँ एक दूजे को, लोग सभी दो धारी तलवार क्यों हैं? लोग सभी दो धारी तलवार क्यों हैं? सबको सबकी हर खबर चाहिए, सबको सबकी हर खबर चाहिए। ये लास्ट वाली लाइन पर्सनल है कि सबको सबकी हर खबर चाहिए, लोग चलते फिरते अखबार क्यों हैं? इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं आपसे। जल्दी ही, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे और उस मुलाकात में हम कुछ और कराएंगे आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। क्लास को प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्लास को कमेंट करके जाइएगा। एज इट इज़ मैं बोलूँगा, आप नहीं करोगे कोई बात नहीं, पर मैं कह रहा हूँ क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चे? गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए जिनका 12 तारीख को एग्जाम है। ठीक है बच्चों, टेक केयर।